जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं। तो सिद्ध करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि एग्जामिनर आपको इस क्वेश्चन को किस किस ढंग से किस किस तरह से पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो एग्जामिनर आपसे कह सकता है कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, अथवा आपको दूसरे शब्दों में भी पूछ सकता है कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को सिद्ध करें, या इसी क्वेश्चन को एक बड़ा सा स्टेटमेंट दे के भी पूछ सकता है। और वो स्टेटमेंट कैसे देगा, तो कहेगा कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो इस ढंग से भी आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो ये तो आपने देखा कि तीन तरह से आपको पूछ सकता है, लेकिन एक तरह से आपको और क्वेश्चन पूछ सकता है, वो है मैथमेटिकल फॉर्म में। तो मैथमेटिकल फॉर्म में आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपको देगा क्या कि एक त्रिभुज दे देगा, कोई एक त्रिभुज दे देगा, मान लीजिए ए बी से एक त्रिभुज दे देगा, और उस ए बी से त्रिभुज में डी बी एक रेखा दे देगा जो बी सी का क्या है, समानांतर दे देगा। तब कहेगा कि आपको ए डी बटे में डी डी बी इज इक्वल टू ए ई बटे में ई सी को सिद्ध करें। तो इस ढंग से भी आपको क्या करेगा, क्वेश्चन को देगा। और सारे क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन एक ही है, उसके तरीके पूछने का तरीका अलग अलग है, और सारे का हल उसका जो आंसर होगा तरीका एक ही होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको सिद्ध करके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया है कि, दिया क्या है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई क्या है, पैरेलल टू बी सी है। पैरेलल कहने का अर्थ होता है कि दो ऐसी रेखाओं से जिसको कितना भी दूरी आगे 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 बढ़ाया जाए या उसे कितना भी पीछे बढ़ाया जाए, वो एक दूसरे को क्या करती है, आपस में कट नहीं करती है। अर्थात दो रेखाओं के बीच में हमेशा क्या हो, समान दूरी पे दोनों रेखाओं हो, तो उसे ही क्या कहते हैं, समानांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल आप सीढ़ी को देख सकते हैं, रेलवे के पटरी को देख सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, समानांतर रेखाएं कहते हैं। तो कहता है कि एबीसी में क्या करता है कि डी जो है पैरेलल है बीसी को। आप यहाँ पे देखिए, इसको हम फिर से एक त्रिभुज बना लेते हैं थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो कहता है कि त्रिभुज ए बी सी है, ऐसा है ए बी सी, और इसमें एक रेखा है क्या, डी ई। तो यह कहता है कि एक त्रिभुज ए बी सी में डी ई जो है बी सी का क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। जहाँ कहता है कि डी ई जो है, रेखा डी ई जो है ए बी को डी पे और ए सी को ई पे क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है या कट करता है। यही बात को इसमें क्या किया है, दिया, लिख दिया है। तो दिया है, लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल टू बी सी, जहाँ डी ई जो है भुजा ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी एवं ई बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमको, जब सिद्ध हमको करना है कि ए डी बटा में डी बी या बी डी इज इक्वल टू ए ई बटा में ई सी, यही हमको सिद्ध करना है। तो ये लिख दिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि बनावट या रचना को आपको लिखना है। तो बनावट या रचना में हम क्या करते हैं, इस सी को डी से मिलाते हैं। देखिए, सी को डी से मिलाएंगे, बी को ई से मिलाएंगे, एवं इतना करने के बाद सी को डी से और बी को ई से मिला देने के बाद उसके बाद करेंगे कि डी से डी एम देख रहे हैं यहाँ पे, डी से डी एम लंब खींचते हैं किस पे, ए सी पे कह सकते हैं, या इसको ए ई पे, दोनों कहिएगा, दोनों बतवा क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पे क्या करता है, इसको मिलाने के बाद आप क्या करें, डी से वो डी एम लंब खींचते हैं किस पे, ए ई पे कह सकते हैं या ए सी पे कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है तथा ई से ई एन, यहाँ से फिर क्या करते हैं, यहाँ से एक लंब खींचते हैं, लंब होता है 90 डिग्री बनाता है कुल। तो फिर ई से एक देखिए यहाँ पे, ई से ई एन या एन ई एक लंब खींचते हैं किस पे, ए डी पे या ए बी पे, ठीक है। एक लंब खींचते हैं, खींच दिया। तो रचना में आपको यही करना है, ठीक है।
बनावट में क्या करना है कि सी से डी और बी से ई को मिला दिए, उसके बाद डी से डी एम लंब ए सी पे तथा ई से ई एम या एम ई लंब घिसते हैं किस पे, ए बी पे घिसते हैं। ठीक है, ए बी पे लंब घिस दिए। अब प्रमाण में आपको क्या करना है कि आपको एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, एक बड़ा वाला त्रिभुज देखिए यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी एक त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ए डी ई, इस त्रिभुज को, और यहाँ पे आप जब इसको मिलाते हैं तो सेम फिगर बन गया। ठीक है, तो इसमें आपको देखिएगा ए डी ई, इस त्रिभुज को मतलब इस आधार से एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, और इससे एक आधार से त्रिभुज बनेगा, इस आधार से देखिए वो ये वाला, ये दोनों त्रिभुज का क्या करते हैं हम कंपेयर करते हैं, फिर इससे एक त्रिभुज बनेगा, इसे देखिए ये, और फिर इससे बाकी जो बच गया इससे एक त्रिभुज बनाना है, देख लीजिए, और इस दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, दोनों को कंपेयर करने के बाद आपका जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आ जाएगा। तो पहले हम इन दोनों त्रिभुज को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रमाण में क्या करना है कि एरिया लेना है, किसका हमको ए डी ई का एरिया निकालना है, ए डी का एरिया। तो किसी भी त्रिभुज के एरिया कैसे निकालते हैं, तो किसी भी त्रिभुज का एरिया जो होता है कितना होता है, हाफ इंटू आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई या शीर्ष लंब, तो हाफ हो जाएगा। और इस त्रिभुज का देखिएगा ए डी ई का आधार तो ये लेके चल रहा था, आधार हो जाएगा ए डी इंटू इसका लंब कितना हो जाएगा एन ई, इसका एरिया आपका निकल गया। अब दूसरा त्रिभुज देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, इसका बात करने हैं, एरिया आप देखिए बी डी ई, इस त्रिभुज का हम बात करते हैं, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये अब इसको आधार लेके चलना है, और ये त्रिभुज आप देख लीजिए। ठीक है, इस त्रिभुज को, और इस त्रिभुज में आप देखिएगा इस आधार के लिए जब इसका लंब आप घिसिएगा तो ये लंब कुछ इस तरह का आएगा, ये लंब इधर तो आएगा नहीं, 90 डिग्री का कोण तो बनेगा नहीं। इस यहाँ से क्या करेंगे, आगे जब बढ़ाइएगा तब यहाँ पे कुछ लंब यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा। तो इस आधार के लिए लंब यहाँ पे आपको ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज का हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इज इक्वल टू हाफ, ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला, ये आपका आधार हो जाएगा, तो आधार बी डी इंटू इसका लंब क्या होगा, लंब क्या होता है, लंब मतलब 90 डिग्री बनाता है। तो इस देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, तो एन ई क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा, तो इसलिए लिख सकते हैं हाफ इंटू बी डी इंटू एन ई। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को क्या करते हैं कि इस त्रिभुज में इस त्रिभुज से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। तो भाग करने में हमको क्या रिजल्ट आएगा, इतना बटे में इतना आ जाएगा, तो इसको लिख दिए कि इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इज इक्वल टू, अब इधर देखिए हाफ से हाफ कट जाएगा, एनी से एनी कट जाएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा ए डी बटा में बी डी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी बटा में बी डी, और इस रिजल्ट को हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि पुनः आपको हम पहले ही बताए थे कि पहले ये वाला त्रिभुज और इस त्रिभुज को मतलब इस आधार से बनाकर और इस आधार से बनाकर एक त्रिभुज का क्या करते हैं हम कंपेयर करते हैं। अब करते हैं कि ये इस आधार को लेकर फिर एक त्रिभुज बनाएंगे और फिर इस आधार से लेकर फिर एक त्रिभुज को लेकर कंपेयर करेंगे। तो इसलिए लिखे यहाँ पे पुनः। तो अब देखिए यहाँ पे इस आधार के लिए कहेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब। अब यहाँ पे देखिएगा तो कहता है कि एरिया ऑफ देखिए ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई कितना हो जाएगा इस आधार के लिए, तो अब आधार ये है तो इसका लंबी हो जाएगा, तो इस देखिए हाफ इंटू ए ई, आधार कितना हो जाएगा ए ई, तो ए ई मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ऊंचाई डी एम, तो ऊंचाई हो जाएगा डी एम, तो इसका एरिया आपका निकल गया। अब देखेंगे इस त्रिभुज का एरिया, देख रहे हैं सी डी ई, मतलब यहाँ पे सी डी ई, इसका एरिया हम निकालते हैं, तो इसका एरिया आपका हो जाएगा हाफ इंटू इसका आधार, देखिए आधार कितना हो जाएगा ई सी, हाफ इंटू ई सी, इसका शीर्षलंब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इस आधार के लिए जब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा लंब,
इसका लंब हो जाएगा डीएम। तो इस एरिया का एडी का एरिया निकल गया और नीचे में आपका निकल गया सीडी का एरिया। ठीक है, अब क्या करते हैं नेक्स्ट में कि हम इस एरिया को इस एरिया से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पे हमको रिजल्ट क्या आ जाएगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई इज इक्वल टू, अब इधर से देख रहे होंगे RHS में कि हाफ से हाफ कट जाएगा, डीएम से डीएम कट जाएगा, तो बचेगा क्या रिजल्ट हमें ए ई बटा में ई सी। अब इस रिजल्ट को हम लोग क्या करते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इतना रिजल्ट आने के बाद हम अब देखते हैं कि अब मैं, चूँकि आप ध्यान से आप देखिएगा त्रिभुज, देखिएगा त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, अब नेक्स्ट त्रिभुज आप देखिएगा त्रिभुज सी डी ई, सी डी ई, दोनों जो है इसका आधार क्या है, एक ही आधार है, आधार ही डी ई है। तो इसीलिए इसको लिखे चूँकि त्रिभुज बी डी ई एवं त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार डी ई, आधार इसका एक ही है, तथा समान समांतर रेखाएं डी ई एवं बी सी के मध्य स्थित है। ये समांतर रेखाएं डी ई एवं बी सी के क्या है, ये दोनों के बीच में स्थित है, आधार सेम है और इस दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तब इससे सर इससे होगा क्या कि जब दोनों बीच में स्थित हो और एक ही आधार हो, और ऐसा कंडीशन होने से होता है कि दोनों त्रिभुज का एरिया जो होता है क्या होता है इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरह हम इसको लिख देंगे कि एरिया ऑफ इस त्रिभुज का, त्रिभुज बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। ठीक है, इसको लिख देंगे, यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस रिजल्ट को हम क्या करते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं समीकरण 2 को आप जरा देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि ऊपर में समीकरण 1 2 किसी को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा एरिया ऑफ ए डी ई और यहाँ पे एरिया ऑफ बी सी डी ई है। फिर यहाँ पे एरिया कितना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। तो यहाँ पे जो सी डी ई और बी डी ई दिख रहा है ये दोनों क्या है सेम है, कहाँ से समीकरण 3 से। तो या तो ये समीकरण 3 का मान 1 में रख देंगे या तो 2 में रख देंगे। तो चलिए हम यहाँ समीकरण 2 से ले लेते हैं। ये समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 देख रहे हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ क्या है त्रिभुज ए डी ई, तो ए डी ई लिखा जाएगा और यहाँ पे सी डी ई है। तो चूंकि इसमें बी डी ई है तो इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं सी डी ई के जगह पे बी डी ई लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे समीकरण 3 में आप देखिएगा कि बी डी ई इज इक्वल टू क्या है एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई, तो जितना सी डी है उतना ही बी डी है। तो इस तरह से हम आपको क्या कर सकते हैं कि सी डी की जगह पे बी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम बी डी लिख दिए, चूँकि RHS में ए ई बटा में ई सी है इसलिए सेम का सेम रह गया। और इस रिजल्ट को हम समीकरण 4 मान लेते हैं और ब्रैकेट में यहाँ पे हम लिख देते हैं कि समीकरण 3 से जो यहाँ पे सी डी था उसको हम क्या रिप्लेस कर दिए किससे, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी से रिप्लेस कर दिए सी डी को। ठीक है, इस रिजल्ट को हम इसमें भी रख सकते हैं, तो बी डी के जगह पे सी डी रखते, फिर ये वाला रिजल्ट आता है यहाँ पे, फिर हम कंपेयर करते तो वही बात आता। खैर यहाँ पे हम ये किए हैं, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और जब इस समीकरण 4 आ गया तो समीकरण 1 जरा 1 को देखिएगा और समीकरण 4 को देखिएगा। तो समीकरण 1 पे ध्यान देने पे और समीकरण 4 को ध्यान दीजिएगा तो आप देखिएगा कि इसका LHS जो है दोनों का सेम हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि जब LHS दोनों का सेम है दोनों समीकरण का तो RHS भी क्या होगा सेम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ए डी बटा में बी डी इज इक्वल टू ए ई बटा में कहाँ गया ए ई बटा में ई सी। तो इस तरह से हमको यही तो सिद्ध करना था, तो इस तरह से हम सिद्ध हो गया। अगर यहाँ पे सिद्ध हो गया और लास्ट में हम क्या करेंगे एक स्टेटमेंट हम नीचे दे देंगे कि अतः किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यही तो रिजल्ट आया कि ए डी बटा में बी डी, देखिए ए डी बटा में बी डी, डी बी या बी डी वही हो गया इज इक्वल टू ए ई बटा में ई सी। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।